नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। हमने कभी न कभी किसी न किसी से ये जरूर सुना होगा कि वहां उसका तब हार्ट फेल हो गया है। लेकिन हार्ट फेलियर है क्या, और क्या हार्ट फेलियर का मतलब मौत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्ट फेलियर हृदय से संबंधित एक गंभीर बीमारी है जिसका अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो ये घातक सिद्ध हो सकता है। हार्ट फेलियर में हृदय धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे रोगी के जीवन की गुणवत्ता घटती जाती है। डरिए नहीं, जरूरत है हमें इसके बारे में सही जानकारी और सही सलाह की। अगर आपका भी दिल की समस्या से जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर मिलाएं अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। दिल से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर सक्सेना, जो मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कंसल्टेंट और कोऑर्डिनेटर भी हैं, जो पिछले 20 सालों से दिल के मरीजों का इलाज करते आ रहे हैं। डॉक्टर सक्सेना, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, खुशामदीद। गुड इवनिंग टू ऑल द लिसनर्स एंड व्यूअर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सक्सेना, दिल के मरीजों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और हार्ट फेलियर के भी बहुत सारे पेशेंट आपके पास इलाज के लिए आते हैं। हार्ट फेलियर है क्या? देखिए, हार्ट फेलियर जो है वो एक ग्रॉस टर्म यूज करी जाती है जब हार्ट अपनी कैपेसिटी से कम काम करता है। हार्ट जो होता है वो एक कुदरती पंप है और मैं आपको बता दूं इससे एफिशिएंट पंप दुनिया में कभी बना नहीं है। हार्ट कब काम करना शुरू करता है मैं आपको बताऊं कि जब हम मदर के पेट में होते हैं तो 5 वीक्स पे पहला जो ऑर्गन काम करना शुरू करता है वो हार्ट होता है जी। 5 वीक्स के ऊपर अगर अल्ट्रासाउंड पे देखा जाए तो एक छोटा सा दिल धड़क रहा होता है पेट के अंदर माँ के। तो ये हार्ट तब से काम करना शुरू करता है और जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक काम करता है। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट पंप विच हैज बीन क्रिएटेड एवर। आप देखिए 60 टाइम्स इट बीट्स इन अ मिनट। एक दिन में कितनी बार बीट करेगा और कितनी टाइम कंटिन्यूअसली ये लाइफ टाइम में बीट करेगा? इट्स गोइंग टू बी मोर देन 1 बिलियन टाइम्स दैट इट बीट्स इन योर लाइफ टाइम। सो इट्स अ वेरी एफिशिएंट पंप। और ये इस पंप की जब एफिशिएंसी कम हो जाती है हमारे, तो ये जो ब्लड का फेंकने का जो इसका सिलसिला है वो कम हो जाता है। ब्लड का जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है लंग्स के अंदर और शरीर के अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है। उसको हार्ट फेलियर की सिचुएशन कहते हैं जी। So it's a very common thing and it is increasing by the day. जी, लेकिन किसी भी मरीज को पता कैसे चलेगा कि उसे हार्ट फेलियर हो रहा है? सिम्टम्स होंगे इसके, तो क्या सिम्टम्स हैं? जी हाँ, ये बड़ा जरूरी है इसके बारे में जानना। पहली चीज तो ये है कि ज्यादातर मरीजों को जो सिम्टम होता है वो होता है सांस चढ़ना। जी, बिल्कुल ठीक होते हैं मरीज, सडनली वो महसूस करते हैं कि थोड़ा सा चलते हैं तो सांस चढ़ता है, थोड़ी सीढ़ियां चढ़ते हैं सांस चढ़ता है, नहा करके आएंगे तो बैठना पड़ता है सांस चढ़ जाता है। दिस इज द कॉमनेस्ट सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर। जी, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको पैल्पिटेशन महसूस होता है कि दिल की धड़कन जो है वो एबनॉर्मल हो गई है, धक 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 बीच में करता है, या बहुत स्लो हो गई है, बहुत धीरे धड़क रहा है उनका दिल। कुछ लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चलते हैं उठते हैं तो उनको चक्कर आता है, उनको सपोर्ट लेना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सूजन से स्टार्ट होता है कि पैरों पे वो नोट करते हैं कि सूजन आने लग गई है और साथ में उनके जो है सांस चढ़ने लग गई है। दीज आर द कॉमनेस्ट सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर टू बिगिन विद। जी, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट, जैसे आपने कहा कि सांस चढ़ने लगती है, लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, तब स्थिति गंभीर हो जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली जब हार्ट स्पेशलिस्ट के पास हमारे पास जब तक मरीज आता है, जनरली वो काफी एडवांस हो गया होता है हार्ट फेलियर, क्योंकि शुरू में लोग बाग इसको डिटेक्ट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि या तो मौसम चेंज हो रहा है इसलिए मुझे सांस चढ़ रहा है, या मेरा वजन बढ़ गया इसकी वजह से सांस चढ़ रहा है, या कुछ जैसे डॉक्टर्स उनको प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि आपको तो ब्रोंकियल एस्मा हुआ है, एस्मा की वजह से सांस चढ़ रहा है। तो काफी टाइम इसमें निकल जाता है और वो मेडिकल एडवाइस जो है उनको करेक्ट नहीं मिल पाती है। तो काफी एडवांस हार्ट फेलियर के साथ मरीज हमारे पास आ पाते हैं। तो जल्दी आ जाएं तो उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, उतना ही जल्दी उनको फायदा होगा। डॉक्टर सक्सेना, इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी भी जो बीमारी है, जैसे लोग छोटी भूल जो है उसे बड़ा बना देती है, अगर वो उस बीमारी को अगर छोटा ना समझा जाए, उसे गंभीरता से लिया जाए तो एक जिंदगी बच सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज जो छोटा बड़ा की आप जो बात कह रही है ना, हमारे यहाँ बहुत प्रचलन है इस चीज का कि ये फलाना व्यक्ति बड़े दिल वाला है जी। मगर ये बड़े दिल वाला कोई होना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हार्ट का नॉर्मल साइज जो होता है वो आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। अगर आप मुट्ठी बनाएंगे तो इतना बड़ा दिल होता है, इससे बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। और हार्ट फेलियर में दिल बड़ा हो जाता है जी। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर इसको आप लेंगे तो बड़े दिल वाले का मतलब है कि वो व्यक्ति जिसका कि हार्ट फेलियर शुरू हो चुका है जी, तो उसको हम अच्छा नहीं मानते जी। हार्ट फेल होने के बाद लोग ये समझते हैं कि अब जिंदगी खत्म है,
तो जब हार्ट फेल हो जाता है तो किसी भी मरीज को क्या गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए, हार्ट फेलियर जो है, पहली चीज तो मैं आपको समझा दूं कि हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट अब बहुत एडवांस हो चुका है जी। तो कोई भी मरीज आज की डेट में अगर ये सोचता है कि इट इज द एंड ऑफ द रोड फॉर हिम, तो वो गलत सोच रहा है जी। क्योंकि इतनी मोडालिटीज नाउ अवेलेबल हैं जिससे कि उसकी अच्छी लाइफ लीड कर सकता है और अच्छे लंबे टाइम तक लाइफ लीड कर सकता है। दूसरी चीज जो आपने पूछा कि इसके गंभीर परिणाम क्या क्या हैं हार्ट फेलियर के, देखिए एक तो यह है कि हार्ट की एफिशिएंसी कम हो गई है, तो शरीर का सर्कुलेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। इसको हार्ट फेलियर सिंड्रोम भी कहते हैं जी। ठीक है ना। दूसरे जो इसके मेजर इफेक्ट्स होते हैं हार्ट फेलियर के, उसमें आता है एक तो स्ट्रोक का हो जाना। कई लोगों को इसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो हार्ट के अंदर खून का एक थक्का या जिसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं वो बहुत कॉमन होता है, और ऐसे क्लॉट्स ब्रेन में चले जाते हैं तो लोगों को अधरंग या पैरालिसिस की शिकायत हो सकती है। इट्स अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट। नंबर 2, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उनमें एक बहुत ही कॉमन चीज जो देखी गई है वो उसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ सबसे ज्यादा कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है हार्ट फेलियर का। पेशेंट आराम से बिल्कुल भला चंगा बात कर रहा है आपके साथ, एंड सडनली यू फाइंड कि वो पर्सन नीचे गिर गया एंड ही इज डेड। बाजार में घूम रहा है, सडनली ही ड्रॉप्स डाउन एंड ही इज डेड। दिस इज कॉल्ड सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ का कारण होता है हार्ट के अंदर रिदम एबनॉर्मेलिटी का हो जाना, और ये हार्ट फेलियर में बहुत कॉमन है जी। तो ये दो चीजें हैं जो बहुत कॉमन है, जो हार्ट फेलियर से मुतालिक रखती हैं। और तीसरी चीज जो आती है वो आती है एट्रियल फिब्रिलेशन या हार्ट की रिदम का एबनॉर्मेलिटी हो जाना जी। डॉक्टर सक्सेना, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं गरिमा बोल रही हूँ कालका से। जी गरिमा, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सक्सेना से। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग जी। सर, मेरे फादर हैं 45 ईयर्स ओल्ड। हाँ जी। उन्हें अभी लास्ट ईयर हार्ट अटैक हुआ था। हाँ जी। तो उन्हें स्टंट डाला गया, एक आर्टरी में 90% ब्लॉकेज थी। हाँ जी। और एक में 70%। हाँ जी। तो उनका इलाज चला था 40 से। अच्छा जी। तो अब वो टेंस हैं कि वो कहते हैं कि दोबारा हो सकता है ये वो, तो अभी इसके क्या चांसेस है? मतलब देखिए, आजकल जो आप बात कर रही हैं वो इससे थोड़ा सा अलग बात कर रही हैं। ये हार्ट फेलियर का एक कारण जो है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज भी होता है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट कारण आज की डेट में वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है कि हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं या धमनियां जिन्हें हम कहते हैं उनमें रुकावट का आ जाना, वो एक हार्ट फेलियर का मुख्य कारण होता है। हार्ट अटैक जब होता है तब हार्ट का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाता है, और जिन लोगों को 1, 2 या 3 हार्ट अटैक हो जाते हैं उनका हार्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाता है, तो इस वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है और हार्ट फेलियर में पेशेंट चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इसका। जो आप बात कर रही हैं वो स्टेंट्स की बात कर रही हैं। आज के जमाने में जो स्टेंट्स अभी अवेलेबल हैं और जो लगाए गए होंगे, मुझे उम्मीद है उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। वो स्टेंट्स जनरली खराब नहीं होते हैं। जो आपको कहा जा रहा है वो शायद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डिजीज उनकी हो सकता है इतनी खराब हो कि जो एडवांस कर गई हो, उसकी वजह से हो सकता है उनको दोबारा जरूरत पड़े। जी, मतलब उसी आर्टरी में तो नहीं हो सकता ना? उसमें होने के चांसेस 2 से 3% से ज्यादा नहीं होते। जी गरिमा जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम हार्ट फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं। रिस्क फैक्टर्स भी काफी होते हैं जिस वजह से हार्ट फेल होता है, तो वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? ये रिस्क फैक्टर्स जो है ये पर से कहते नहीं है कि हार्ट फेलियर होगा ही होगा, मगर जिसमें जितने ज्यादा रिस्क फैक्टर्स होंगे उसको चांसेस ये है कि हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब जैसे जिन लोगों को काफी ज्यादा मोटापा है जी, जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते हैं, और जिन लोगों को एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल जिसके मैंने आपको कहा कि जिसको हार्ट अटैक हो चुका है या मल्टीपल हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, और जो लोग इतने सारे साइड इफेक्ट्स को लेकर चलते हैं, इतने सारे रिस्क फैक्टर्स को लेकर चलते हैं और साथ में स्मोकिंग भी करते हैं जैसे, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये हार्ट फेलियर की तरफ लीड करते हैं जी। कुछ सबसेट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको कारण का पता नहीं है कि किस वजह से हुआ है। कई हेल्दी इंडिविजुअल्स को हार्ट फेलियर हो जाता है, उस कंडीशन को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहलाती है। वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हार्ट का जो मसल होता है वो इटसेल्फ वीक हो जाता है। उसके कई कारण होते हैं, मुख्य कारण जो माना गया है वो होता है वायरल इलनेस। जैसे हमको शरीर में कहीं भी वायरल इलनेस हो सकती है, आप लोगों ने सुना होगा मौसम चेंज होता है तो वायरल फीवर हो गया, उसी तरीके से इस तरीके का वायरल फीवर एक हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है और हार्ट का मसल डैमेज हो सकता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि पर्सन की जो आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, वो नॉर्मल है और एवरीथिंग एल्स इज नॉर्मल, बट हार्ट का मसल वीक हो गया है। हार्ट का मसल जब वीक हो जाता है
तब उसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, और वो एक मुख्य कारण है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट फेलियर। जी, ये तो हो गया कि किन किन वजहों से इस तरह की बीमार हार्ट फेल हो सकता है, पर फैमिली हिस्ट्री का भी बड़ा रोल है। अगर किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री है, किसी के पिता को है, तो उसके बच्चे को कितना चांस है? देखिए, ऐसा है कि जो हार्ट फेलियर का एक रेयर कॉज होता है जिसको हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि और नहीं है, बट ये जो है जो रेयरेस्ट में आता है, जो हमको देखने को मिलता है, ये फेमिलियल ट्रांसमिशन होता है इसका। नॉर्मल हार्ट फेलियर का ट्रांसमिशन फेमिलियल नहीं होता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पिताजी को है तो आपको होगा, इसके चांसेस बहुत कम है, मगर आपको वो रिस्क फैक्टर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पिताजी माताजी को शुगर की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसका ट्रांसमिशन आप में होगा। या कई फैमिलीज में आपने देखा होगा कि ओबेसिटी का जीन होता है, तो सब लोग घर में जो है मोटापे से ग्रसित होते हैं, तो वो आपको एज अ रिस्क फैक्टर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जितने रिस्क फैक्टर्स आपको ट्रांसमिट होते चले जाएंगे, उतना ही आपका चांस बढ़ता जाएगा हार्ट फेलियर का। मगर ऐसा ये नहीं है कि हार्ट फेलियर अगर आपके माताजी पिताजी को हार्ट फेलियर हुआ है तो आपको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर सक्सेना, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो मैडम। हाँ जी, बोलिए। Madam, my submission is that there is a line on this day and night news managing heart disturbances, rhythm. I want to ask your worthy doctor regarding it, how to manage it. Okay. जो आपका मेरा सवाल है, I have heard your question. I think it will all depend on what kind of a rhythm disturbance you have. There is not one single rhythm disturbance that is seen in cardiology. रिदम डिस्टर्बेंस से मतलब होता है जो नॉर्मल हार्ट की रिदम होती है, विच इज वेरी वेरी रेगुलर बिटवीन 60 to 90 बीट्स पर मिनट, उसका डिस्टर्बेंस हो जाना। और कभी हार्ट बहुत तेज चल सकता है, इट में बीट बियॉन्ड 100 बीट्स पर मिनट, और इट में स्लो डाउन टू लेस देन 40 बीट्स पर मिनट। सो ये स्लोइंग या फास्ट, ये दो अलग अलग किस्म के एरिथमियाज होते हैं जो रिदम डिस्टर्बेंस होते हैं। स्लो को कहते हैं ब्रेडीरिथमिया, फास्ट को कहते हैं टेकीरिथमिया। और इसमें भी भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं और उनका ट्रीटमेंट सबका अलग अलग होता है। मुझे मालूम नहीं है कि इनको किस तरीके की प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर, हम जैसे बात कर रहे हैं हार्ट फेलियर के बारे में, हमने बात की कि किस किस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, पर जब एक पेशेंट आपके पास जाता है तो उसके लिए आप जरूरी जांच भी करते होंगे, तो वो क्या क्या जांच करते हैं आप इस दौरान? देखिए, पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल मैं कहता हूं कि मॉडर्न मेडिसिन में गायब सी होती जा रही है, वो होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग। तो अगर पेशेंट की आप बात सुन लें, एक कहलाती है हिस्ट्री को कहते हैं हिज हिस्ट्री, राइट। तो पेशेंट की अगर बात सुन ली जाए, पेशेंट के सिम्टम्स को अगर ध्यान में रख लिया जाए, तो आधी डायग्नोसिस तो वही बन जाती है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है कि नहीं है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद जो जरूरी टेस्ट होते हैं हार्ट फेलियर के, उसमें 2-3 जरूरी टेस्ट होते हैं। एक तो ईसीजी पेशेंट का कराया जाता है देखने के लिए कि उसमें तो एब्नॉर्मैलिटी नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है उसको एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। एकोकार्डियोग्राफी इज नथिंग बट एन अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट। लोग बाग अल्ट्रासाउंड कराते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए, वैसे ही अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट है, उसको एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। उसमें हार्ट की पंपिंग देखी जाती है कि हार्ट के चेंबर्स कैसे काम कर रहे हैं, हार्ट के जो वैल्व्स हैं उनमें तो कोई लीकेज नहीं है, ये चेक किया जाता है, और जो हार्ट का साइज है वो कितना है ये चेक किया जाता है। तो एकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी को मिला करके ज्यादातर पेशेंट्स में डायग्नोसिस बन जाती है। जी डॉक्टर सक्सेना, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं किरण कसौली से बात कर रही हूँ, हिमाचल प्रदेश। जी किरण, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी एज 65 ईयर्स है। हाँ जी, और उनका ना हार्ट की जो पंपिंग है ना, हाँ जी, वो कम है, यानी % है। कितनी %? दोबारा बताएंगे। 31%। अच्छा जी। तो वो मतलब पहले तो वो दवाई खा रहे थे तो ठीक था। हाँ जी। बाकी उस टाइम स्वेलिंग थी, अब कोई स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं है उनके, लेकिन अब वो चलते हैं तो सांस चढ़ता है उनको बहुत ज्यादा। अच्छा जी। हाँ जी, और बाजू में भी दर्द रहती है। अच्छा जी। बाकी स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं है उनके। जो आप मुझे बता रही है उससे मुझे लगता है कि शायद उनको एंजाइना की शिकायत है, उनको इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, जिसकी वजह से उनको हार्ट फेलियर हुआ है। उनको पास्ट में कभी हार्ट अटैक आया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा, देखिए ऐसा होता है, हार्ट फेलियर का जब ट्रीटमेंट शुरू करा जाता है तो जनरली सबसे पहले जो सिम्टम पेशेंट का रिलीव होता है वो होता है उसकी सांस में आराम मिलता है। दूसरा जो सिम्टम रिलीव होता है वो पैरों की सोजिश आदि जो है वो कम हो जाती है।
मगर क्या होता है कि जैसे क्रॉनिक ट्रीटमेंट पे जो पेशेंट्स चले जाते हैं वो कई बार क्या करते हैं कि एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपना भूल जाते हैं, वो वापस नमक खाने लग जाते हैं, पानी ज्यादा क्वांटिटी में लेने लग जाते हैं। दूसरा ये है कि वो जब ये सोचते हैं कि मैं सिम्टम फ्री हो गया हूं तो वो दवाइयां अपनी एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से कि इस दवाई से मेरे को पेशाब ज्यादा आता है तो मैं इसको कम कर देता हूं, ये दवाई जो है इसकी जरूरत नहीं है, या कुछ अपने टेस्ट नहीं कराते या दिखाते नहीं है। तो मुख्य कारण जो होता है वो ये होता है कि नॉन कॉम्प्लायंस विद द मेडिसिन और नॉन कॉम्प्लायंस विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मुझे मालूम नहीं है कि आपके पिताजी को इन प्रॉब्लम्स की वजह से तो सांस नहीं चढ़ रहा है। अगर इसकी वजह से नहीं चढ़ रहा है तो देन देयर कुड बी वर्सनिंग ऑफ द डिजीज एंड ही मे रिक्वायर सम अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ थेरेपी, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। डॉक्टर सक्सेना, हम बात करते रहेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर सक्सेना आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ लाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। हम बात कर रहे हैं दिल से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043-863, 01725043-865 पर। डॉक्टर सक्सेना, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। बिल्कुल। हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, हम अभी तक बात कर रहे थे कि हार्ट फेलियर होता क्यों है, क्या वजह है, रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने बात की, जांच के बारे में हमने बात की, पर ट्रीटमेंट क्या है और उसके ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, हार्ट फेलियर का जो ट्रीटमेंट है ये पिछले 20 सालों में इट हैज गॉन अ सी चेंज। पहले 20 साल पहले मुझे याद है जब मैंने अपना डीएम की पढ़ाई शुरू करी थी, उस वक्त हमारे पास शायद 2 दवाइयां होती थी देने के लिए इन पेशेंट्स को, और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं ऑफर कर सकते थे। बट पिछले 20 सालों में ट्रीटमेंट बहुत चेंज हो चुका है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई हैं वो उनको मैं 4 में डिवाइड करना चाहूंगा, 4 चीजों के अंदर। पहली चीज होती है वो पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया जाता है। उसमें आता है कि जैसे वजन जिनका ज्यादा है वो वजन कम करें, नमक का सेवन कम करें, जिनकी शुगर है वो शुगर कंट्रोल करें, और जिनको हाइपरटेंशन है मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। इनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। ये सबसे पहले सजेस्ट करी जाती है पेशेंट को। नंबर 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज मेडिसिन। अब मेडिसिन के अंदर बहुत अच्छी और बहुत ही उम्दा मेडिसिन आ गई हैं, जिससे कि केवल मेडिसिन पे ही 90% पेशेंट्स का ट्रीटमेंट आज के डेट में हो सकता है, और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, अपना नॉर्मल जो है वो कामकाज कर सकते हैं। और ये मेडिसिन जो है ये हमारे अर्बन एरिया में करीब 5-6 मेडिसिन ऐसी आ गई हैं जिन्होंने लॉन्गिविटी भी बढ़ाई है पेशेंट की, मतलब उनकी लाइफ स्पैन भी बढ़ गया है, और उनकी मॉर्बिडिटी भी रिड्यूस करी है, मतलब उनको सिम्टम्स भी बहुत कम होते हैं। जो तीसरा ट्रीटमेंट होता है हार्ट फेलियर का, उसमें आता है आपका सर्जरी। अगर किसी को वाल्व की प्रॉब्लम है तो उसकी सर्जरी करी जाती है, किसी को आर्टरीज बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड हैं तो उसकी बाईपास करी जाती है, किसी की आर्टरीज कम ब्लॉक्ड हैं तो उसकी एंजियोप्लास्टी करी जाती है। इस तरीके से ब्लड की सप्लाई जो है वो हार्ट की बढ़ाई जाती है और हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। अब जो चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक निकल के आई है हार्ट फेलियर को ट्रीट करने की, वो है थ्रू पेसमेकर्स। दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट विच हैज कम इन द लास्ट 10 years। पिछले 10 साल के अंदर कुछ ऐसे पेसमेकर्स इजाद किए गए हैं जो हार्ट की जो रिदम है उसको इंप्रूव करते हैं और हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था कि सडन कार्डियक डेथ जो होता है वो हार्ट फेलियर के अंदर एक बहुत मुख्य कारण होता है पेशेंट्स के मौत का। उसको अवॉइड करने के लिए एक पेसमेकर बनाया गया था जिसको आईसीडी कहते हैं। आईसीडी जो होता है वो हार्ट के अंदर उसकी एक लीड छोड़ दी जाती है, वो हार्ट के अंदर जो है बराबर मॉनिटरिंग करता रहता है हार्ट की। जहां उसको लगता है कि हार्ट का जो है रिदम एबनॉर्मेलिटी हो रही है वो एक छोटा सा शॉक डिलीवर करता है और पेशेंट को ठीक कर देता है। ये लाइफ सेविंग डिवाइस है आईसीडीज। उसके बाद एक डिवाइस जनरेट करी गई है, बनाई गई है, जिसको बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर कहते हैं। नॉर्मली लोगों ने पेसमेकर्स के बारे में सुना होगा, देखा होगा कि अलग अलग किस्म के पेसमेकर्स होते हैं, सिंगल चेंबर पेसमेकर, डबल चेंबर पेसमेकर। अब जो पेसमेकर्स आ गए हैं जो हार्ट फेलियर को ट्रीट करते हैं उसको हम बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर या 3 वायर वाले पेसमेकर्स कहलाते हैं। वो इनको लगाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, मगर जहां सेलेक्टेड पेशेंट्स के अंदर ये लगा दिए जाते हैं और जहां सक्सेसफुल होते हैं वहां पेशेंट्स की हार्ट पंपिंग और एफिशिएंसी इतनी इंप्रूव हो जाती है कि उनकी दवाइयां तक कम हो जाती हैं। सो दिस इज अ डेफिनेटिव थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर नाउ विच हैज इवॉल्व्ड इन द लास्ट 10 years। जैसे कि आपने कहा कि पेसमेकर काफी अच्छा विकल्प है हार्ट फेलियर के लिए,
तो जो ट्रीटमेंट हार्ट जब सर्जरी की जाती है तो ट्रीटमेंट लंबा चलता है, तो क्या पेसमेकर से जल्दी इलाज हो जाता है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जल्दी इलाज हो जाता है, मगर पेसमेकर सेलेक्टिव पेशेंट्स में लगाया जाता है जहां की दवाइयां कारगर सिद्ध नहीं हो रही हैं, या फिर जहां पर सर्जरी या एंजियोप्लास्टी का कोई रोल नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, उसके अंदर सर्जरी का और एंजियोप्लास्टी का कोई मेजर रोल नहीं है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जब पेसमेकर लगा दिया जाता है और हार्ट की पंपिंग इंप्रूव हो जाती है तो पेशेंट्स में ड्रामेटिक चेंज आ जाता है। पेशेंट्स विल स्टार्ट फीलिंग बेटर विद इन 2 to 3 months। उनकी सारी दवाइयां घटने लग जाती हैं। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया है पेसमेकर लगाने के बाद, जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि लाइफ में वो कभी दोबारा दौड़ सकेंगे। जी, जैसे पेसमेकर से इलाज करने के बाद कितने दिनों के बाद पेशेंट घर आ जाता है? पेसमेकर से इलाज के बाद क्या प्रिकॉशन भी कुछ लेना पड़ता है? देखिए, पेसमेकर जो होते हैं, जो बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए जनरली पेशेंट को 3 या 4 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता है उसके इम्प्लांटेशन के बाद में, और उसमें 7 दिन के अंदर उसके टाके निकाल दिए जाते हैं पेशेंट के, एंड देन ही इज ऑन हिज ओन। उसमें कोई मेजर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, एक्सेप्ट वो फॉरेन बॉडी है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा कुछ नहीं, नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत करता है। पेसमेकर लगाने की जो विधि है वो भी काफी सरल है, और उसको मतलब लोकल एनेस्थीसिया में लगाया जाता है। उसमें पेशेंट को बेहोश भी नहीं किया जाता। ठीक है, ये थोड़े से कॉस्टली डिवाइसेस हैं, ये मैं समझ सकता हूं कि सब लोग नहीं लगवा सकते, मगर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको जरूर लगवानी चाहिए। पेसमेकर के लिए खर्चा कितना आता होगा? देखिए, जो मैं हार्ट फेलियर वाले पेसमेकर हैं, जिनको बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर कहते हैं, उनकी कॉस्ट तकरीबन 5 लाख रुपए तक आती है। मगर अगर हम कैलकुलेट करें कि उस व्यक्ति की जो है आमदनी कितनी है और उसको लाइफ में कितने प्रोडक्टिव ईयर्स मिल जाएंगे और कितना खर्चा उसका दवाइयां और हॉस्पिटलाइजेशन पे बचेगा आगे चल के, तो आई थिंक ये 5 लाख रुपए वर्थ होते हैं लगवाने के लिए। लेकिन जो पेसमेकर अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ, दैट इज एन अनफॉर्चुनेट पार्ट। आवर कंट्री हैज लॉट ऑफ पेशेंट्स लाइक दैट। मगर जैसे मैंने आपको पहले कहा, 90% मरीज आज की डेट में भी दवाइयों पे सेट हो जाते हैं। दवाइयां अगर वो रेगुलरली लेते रहें और अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें तो 90% पेशेंट्स कैन स्टिल हैव अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। इट इज ओनली दोज 10% जो कि उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जिनमें इन डिवाइसेस का और सर्जरी इत्यादि का रोल है। आपने ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बताए, तो क्या पेसमेकर जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है? और जो पेशेंट्स हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ चुने हुए पेशेंट ही हैं, उनको इलाज के लिए पेसमेकर मैं आपसे फिर वही बोलूंगा, ये चुने हुए पेशेंट्स के अंदर इट इज द बेस्ट ऑप्शन। जी, ठीक है ना, वेरी सिलेक्टेड पेशेंट्स, नॉट फॉर ऑल। पेसमेकर सब सारे पेशेंट्स को हम एडवाइस भी नहीं करते हैं। उसके क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया अगर पेशेंट फुलफिल करता है तो उसको एडवाइस करा जाता है पेसमेकर। जी, और उसके पहले तो पेशेंट अगर दवाइयों पे अगर ठीक चल रहा है तो उसको दवाइयों पे ही रखा जाता है। जी जी। पेसमेकर से जब आप ट्रीटमेंट करते हैं उस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? पेसमेकर से जिस समय हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को जनरली हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़ती है। पेसमेकर जब लगाया जाता है तब इन्फेक्शन कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। पेशेंट को डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाता है पेसमेकर्स के। फॉर एग्जांपल, उनको थोड़ा मोबाइल से परहेज करना पड़ता है, आगे चल के वो MRI का टेस्ट नहीं करा सकते हैं, उससे परहेज करना पड़ता है। वो एयरपोर्ट से गुजरते हैं तो उनको अपना कार्ड कैरी करना पड़ता है, उनको हाई टेंशन वायर से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। ये डूज एंड डोंट्स हैं पेसमेकर्स के। और जैसे ICD डिवाइस मैंने आपको कहा, जो डिफिब्रिलेटर डिवाइस होती है, उसके अंदर अगर पेशेंट को कभी शॉक लगता है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है इमीडिएटली। ये सारी चीजें हैं जो पेशेंट को अच्छे से समझाई जाती हैं जब पेसमेकर लगाया जाता है। तो क्या ये पूरी जिंदगी तक ऐसा चलता है? जी हाँ, जो पेसमेकर नॉर्मल पेसमेकर्स होते हैं उनकी लाइफ करीब 5 से 8 साल होती है। 5 से 8 साल में उनकी बैटरी डिप्लीट हो जाती है, तो हर साल और उसके बाद 6-6 महीने पे उनके चेकअप्स होते रहते हैं और वो बाहर से ही चेक कर लिया जाता है पेसमेकर। उसके लिए कुछ कट ओपन नहीं करना पड़ता है और वो एवरी टाइम वी चेक तो वो बताता है कि इसकी कितनी बैटरी लाइफ बची है। जैसे आपके मोबाइल को आप चार्ज करते हैं उसके बाद वो 1 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, मगर पेसमेकर ऐसी अनूठी चीज है जिसकी की बैटरी तकरीबन 8 साल तक लास्ट करती है। इट इज सच अ ब्यूटीफुल डिवाइस। तो वो उसके बाद जब उसको मालूम पड़ता है, हमको मालूम पड़ता है कि ये कम हो रही है इसकी बैटरी लाइफ, तब हम उसको रिप्लेसमेंट के लिए कहते हैं पेशेंट। तो चेकअप के लिए भी कोई समय होता होगा कि कब कब डॉक्टर के पास जाना है? शुरू में पेशेंट का चेकअप जो है वो तकरीबन वीकली चेकअप होता है, पहले 4 महीने तक। उसके बाद उसको रिड्यूस करके 2 महीने पे कर दिया जाता है, फिर उसके बाद 6 मंथ्स पे। जी, जिस तरह से आपने कहा कि पेसमेकर लगाने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या उन्हें किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेसमेकर लगाने के बाद जो मरीज है उसकी जिंदगी कितनी आम हो जाती है? मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे सकता हूं कि मदर टेरेसा का आपने नाम सुना होगा। मदर टेरेसा को 30 साल तक पेसमेकर लगा हुआ था। नोबडी कुड डिटेक्ट कि शी रन्स ऑन अ पेसमेकर। तो पेसमेकर ऐसी डिवाइस थेरेपी है जिससे कि बचना नहीं चाहिए, जिसको कि अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग डिवाइस है और इससे
कोई नॉर्मल दिनचर्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कई मरीज हैं जो स्विमिंग करते हैं, जो टेनिस खेलते हैं पेसमेकर के साथ में। जी, तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि पेसमेकर लगाने के बाद, कई भ्रांतियां हैं इसके बारे में कि पेसमेकर लग गया है तो उसके बाद आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग कहते हैं जी हम इलेक्ट्रिकल कोई गुड नहीं पकड़ सकते, ये गलत बात है। मोबाइल पे बात भी कर सकते हैं, और अब तो ऐसे भी पेसमेकर्स आ गए जो एमआरआई के साथ कंपैटिबल हो गए हैं। जी जी, तो एमआरआई भी हो सकता है उनका। हार्ट फेलियर सुनकर लोग काफी डर जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हार्ट फेल इसका मतलब जिंदगी थम गई, अब जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। तो ये क्या कह सकते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो ये सुनकर डर जाते हैं? माय मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, हार्ट फेलियर इज नॉट एंड ऑफ द रोड। हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, बहुत ज्यादा उम्दा हो चुका है। वी हैव रीच्ड अ स्टेज जहां की पेशेंट, आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हार्ट फेलियर के पेशेंट की मीडियन सर्वाइवल हम गिनते थे 5 साल के अंदर, अब हम मीडियन सर्वाइवल इन पेशेंट्स का गिनते हैं कम से कम 15 साल का। तो इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है हार्ट फेलियर थेरेपी के अंदर, और इतना इंप्रूवमेंट आ चुका है कि अगर आपको हार्ट फेलियर या किसी को डायग्नोस होता है हार्ट फेलियर, तो चिंता करने की ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ आपको मॉडिफिकेशंस लाइफ में करने पड़ेंगे, आपको दवाइयां रेगुलरली लेनी पड़ेंगी, आपको चेकअप्स अपने रेगुलरली कराने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। जी, डॉक्टर सक्सेना आप हमारे स्टूडियो में आए, हार्ट फेलियर के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये था दिल की समस्या पर आधारित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर सुधीर सक्सेना के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब आप अपनी सेहत और खान पान का खास ख्याल भी रखेंगे और समय समय पर डॉक्टर से चेकअप भी कराएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम, हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही, नमस्कार।